हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग एक सुबह वीडियो बनाया था। हालांकि मैंने मेडिकल वाला पार्ट छोड़ दिया था जान के, क्योंकि कुछ लोग जो गुमराह हुए हैं उनको ये लगेगा कि मैं बोलूँगा कि मेडिकल पास होने पे ये मिलेगा, फेल होने पे नहीं मिलेगा, या जो भी मिलेगा। तो मुझे पता है उसका रिएक्शन उल्टा ही करेंगे, क्योंकि उनको आरआरबी से नहीं लेना है, उनको तो लड़ना है सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पे हम कुछ क्लियरिफिकेशन, कुछ जवाब, कुछ डिटेल, कुछ समझाने की कोशिश करूँगा कि बिना पोस्ट अलॉटमेंट किए फाइनल रिजल्ट नहीं बन सकता एनटीपीसी एग्ज़ाम का। बाकी लोग कहीं एसएससी से आते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से और जगहों पे, वहाँ प्रक्रिया बहुत डिफरेंस है, लेकिन रेलवे में बहुत डिफरेंस है। और दोनों को खिचड़ी बना के ऐसे यूट्यूबरों ने बहुत विद्यार्थी की नौकरी से खेल गए। उनके पास टाइम था टाइपिंग स्किल टेस्ट, और उसके समय अगर वहाँ पे वो स्किप कर जाते सीबीएटी में टाइपिंग स्किल टेस्ट में, तो उनकी अपनी मनपसंद पोस्ट मिल जाता। लेकिन बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उन पे व्यू भी होता है और विद्यार्थी को सजेशन भी गलत मिलता है, जिसके कारण से ऐसा हुआ है। कुछ लोग एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम्पल देते हैं, कुछ लोग ये देते हैं कि मैं 2018 से जॉब में हूँ। अरे भाई साहब, 2018 और 2004 में बहुत डिफरेंस होता है। और आपने एक पोस्ट पे ज्वाइन किया होगा 2004 से लेके मैंने 2022 तक कौन सी पोस्ट पे नहीं ड्यूटी किया, ये भी एक पता है। और ऑफिशियल क्या चीज़ होती है उसके बारे में भी बात करेंगे, डिटेल में आएंगे। तो थोड़ा सा 1 मिनट इसको थोड़ा सा साइड कर लूँ मैं, आपको 1 मिनट थोड़ा समझाने के लिए ले चलूँगा वेबसाइट पे, यूट्यूब पे। पहले यूट्यूब पे सुबह मैं वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मेडिकल से बाहर कोई भी नहीं होगा, चाहे उसका 80 नंबर हो, चाहे उसका 60 नंबर हो, और 90 नंबर वाला फेल हो या 100 नंबर वाला फेल हो, इससे इन कैंडिडेटों का कोई असर नहीं पड़ेगा। उनकी ज्वाइनिंग मिलेगी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन सक्सेसफुल कंप्लीट कर देंगे। और 16 डॉक्यूमेंट क्या चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस किया था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी बात किया था। तो जो लोग कह रहे हैं 2018 से जॉब में है, तो थोड़ा सा ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने चैनल का पहला वीडियो होम पेज में आएंगे, रेलवे लाइव सर्च करने के मेरा रेलवे सफ़र 2004 to 21 अगर सर्च करेंगे तभी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे हमारी सारी डिटेल है और इस डिटेल में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा प्रूफ के साथ। उसके बाद पता चलेगा कि रेलवे में होता क्या है, तब समझिएगा। तो देखिए, नौकरी से खेलना और समझाना दोनों डिफरेंट बात है। और मैं एक बार यहाँ भी सहानुभूति रखता हूँ कि कोई भी मूर्ख ऐसा भारत में नहीं होगा जो कैंडिडेट को ये कह दे कि तुम CBT 1 पास किए हो, CBT 2 पास किए हो, साइको पास किए हो, टाइपिंग टेस्ट पास किए हो, तुम एलिजिबल नहीं हो जॉब का। लेकिन कंडीशन ऐसा मजबूरी बना देता है मेडिकल एग्जामिनेशन कि मेडिकल एग्जामिनेशन में सब चीज़ तो बर्दाश्त रेलवे करेगा, आपकी आई साइड में नहीं करता, क्योंकि इसका इशू होता है पब्लिक सेक्टर से, पब्लिक सिक्योरिटी से, पब्लिक सुरक्षा से, और हर व्यक्ति का जान और उस इम्प्लाई का भी जान सिग्नल पे चलती है। रेलवे एसएससी से टोटली डिफरेंस है। आई साइड अगर आपका थोड़ा भी सस्पेंस में जाता है तो रेलवे इस पे कॉल कर लेता है, दोबारा चेक कर लेता है। बाकी जो भी प्रोसेस है आपको मौका मिलेगा, लेकिन बार बार चेक किया जाएगा। और आई टेस्ट से ही आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 A2 A3 B1 B2 C2 C1 सब इसी पे क्लियर किया जाता है। अब ये सारी चीज़ें को करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखिए, कुछ लोगों का भ्रम क्या है वो पहले मैं बता दूं। कुछ लोगों को भ्रम है कि एसएससी एग्ज़ाम या कहीं और एग्ज़ामों में पहले पोस्ट अलॉटमेंट नहीं होता है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुला दिया जाता है और बाद में जॉब दिया जाता है। मैं मानता हूँ, लेकिन रेलवे में होता क्या है, रेलवे में क्या होता है, शुरू से ही आपकी पोस्ट प्रायोरिटी भराई जाती है। जब बच्चा जन्म नहीं लेता है, फॉर्म भरा जाता है, उसी दिन आपको पोस्ट प्रायोरिटी भरना होता है कि आपको कौन सा पोस्ट पसंद हो। और नोटिफिकेशन में सीधा लिखा हुआ रहता है कि इन पोस्टों में से आप किसी भी मेडिकल का एग्जामिनेशन नहीं पूरा करेंगे तो आपको अल्टरनेटिव जॉब का कोई उपबंध नहीं किया जाएगा। तो उस समय पोस्ट प्रायोरिटी अच्छा से भरना चाहिए। अच्छे कैंडिडेटों को मेहनत कर रहे हैं, CBT 1 पास, 2 पास, साइको पास, टाइपिंग टेस्ट पास, फिर मेडिकल में जाके क्यों पछताना। इसलिए सबसे पहले क्या हुआ था, जब हमने CBT 2 आया था तभी मैंने सजेशन दिया था लोगों को
कि आप CBT 2 में वैसे पोस्टों को स्किप कर जाइए, उस लेवल को स्किप कर जाइए जिसमें आपको रिस्क लग रहा है। और डॉक्टर पूरे दुनिया में बैठे हुए हैं, अपनी आई टेस्ट करवा लीजिए, बाकी की कोई लेना देना नहीं है, फिजिकल स्टेटस क्या है वगैरह वगैरह वगैरह। आई टेस्ट पे रेलवे आपको बहुत कंफर्म स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। तो आई टेस्ट में अगर आपको लगता है कि लेवल 2 का नहीं आप फिट कर रहे हैं, लेवल 3 का, उन पोस्टों को स्किप कर दीजिए, क्योंकि इस बार रेलवे ने आपको इतना मौका दिया है कि 5 एग्जाम देना है, 5 में से 4 मेन है, एक लेवल 4 का तो केवल सिलीगुड़ी और कोलकाता में था, तो 4 एग्जाम देने का आपको मौका दिया है। तो आप अपने पे भरोसा है तो 1-2 एग्जाम दे लीजिए, 1-2 में ही आपको कहीं ना कहीं सफलता मिल जाएगी। अब 4 दे दिए तो आपकी सारी पोस्ट प्रायोरिटी आपको पिक्चर में आ गई, और उसमें पोस्ट प्रायोरिटी का ही एक इशू हो सकता है। अब समझिए, देखिए कैसे बिना पोस्ट अलॉटमेंट का नहीं आगे बढ़ सकता, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मेडिकल की बात चलेंगे। तो रेलवे में आप जानती है कोई भी एक RRB आप खोल लीजिएगा। मैं अभी यहाँ पे NTPC का सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन का एक स्क्रीनशॉट ले रखा हूँ जिसमें RRB अजमेर है। अब इसको समझिएगा, कैंडिडेट का मैं मान लेता हूँ, कोई हर कैंडिडेट का अलग अलग पोस्ट प्रायोरिटी होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कैंडिडेट लेवल 6 से शुरू किया, 5 में गया, 5 के बाद 3 गया, 2 गया, यहाँ पे 4 नहीं है, 4 आपको कोलकाता और सिलीगुड़ी में मिलेगा। तो लेवल 6 पहले दिया, और 6 में भी 2 पोस्ट देगा, क्योंकि 6 में भी 2 पोस्ट है आपका कॉमर्शियल ऑपरेटर स्टेशन मास्टर का। फिर 5 का देगा, 5 में कितने पोस्ट है, 4 पोस्ट का पोस्ट प्रायोरिटी दिया। फिर 3 में एक ही पोस्ट है, इसको दे दिया, और 2 में यहाँ पे 3 पोस्ट है, सबों का पोस्ट प्रायोरिटी दे दिया। कुल मिला के कैंडिडेट का पोस्ट प्रायोरिटी में 13 चढ़ गया। समझ गए? कैंडिडेट ब्रिलियंट था, 120 नंबर का एग्जाम हुआ, 115 ला दिया। मानता हूँ मैं एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, और 115 ला दिया तो क्या वो 1 से लेके 13 तक एलिजिबल है या नहीं है? और 1 से लेके 13 तक का पोस्ट का कट ऑफ मान लीजिए कि 95 तक में सभी का सिमट गया है, तो ये कैंडिडेट 13 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो क्या इस कैंडिडेट का नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन 13 में आएगा कि किसी एक में आएगा? तो आप कहिएगा कि किसी एक में आएगा। अगर 13 में आएगा तो कैंडिडेट फिर कहिएगा कि यूनिक कैंडिडेट नहीं है। तो यूनिक कैंडिडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट को एक में शामिल करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि एक छोटे सी वैकेंसी है WCR के लिए, यहाँ पे देख लीजिए, एक कैंडिडेट OBC में, एक SC में, एक इधर EWS में 2 और 2 UR में, टोटल यही पोस्ट है 8। और मान लीजिए कि UR में ही कोई सेलेक्ट हुआ है 2 बंदा, एक कैंडिडेट का 115 नंबर है और दूसरे का 60 नंबर पे है, 60 ही नहीं 80 मान लीजिए, 60 कहेंगे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, 80 पे है। तो 115 वाला मेडिकल फेल होगा तो 80 वाला को बाहर करेगा क्या? तो मैं तो कहूँगा कि नहीं करेगा, क्योंकि जितना अधिकार 115 वाला का है उतना ही अधिकार 80 वाला को भी है। क्यों? क्योंकि वो भी 2 की क्राइटेरिया फुल किया है। अब बात आता है कि अब पोस्ट प्रायोरिटी का, लोग कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपकी अलॉटमेंट नहीं होती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई भी RRB में आप जाइएगा तो टोटल कितने, मान लीजिए कि यहाँ पे 73 लोगों को लेना है। हालांकि RRB अजमेर इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जो वैकेंसी इंक्रीज वाला न्यूज़ था उसमें 15/12/2021 का जो नोटिस है वो सेम नोटिस था, यानी उसमें ना वैकेंसी इंक्रीज की बात है ना डिक्रीज की बात है। एक लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट के अगेंस्ट नोटिंग है, और नोटिंग में टोटल अगर सम टोटल देखेंगे तो 1773 लोगों का ही वैकेंसी है। यानी RRB ने बोला है कि जो आपका 15/12/2021 की नोटिस है उसी को मानता हूँ, यानी वैकेंसी का कोई न घटने का न बढ़ने का प्रस्ताव है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक पोस्ट प्रायोरिटी के लिए हर कैंडिडेट को अगर मान लीजिए कि 1700 दो तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता था। कैसे? पहले तो 1713 कैंडिडेट यहाँ पोस्ट है, 1713 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुला लिया जाए। और वो कैसे? तो 756 लोग जो सबसे ऊपर है उनको किस में, UR में कॉल कर लिया जाए, 274 लोगों को AC में, 99 ST में, OBC में 471 और EWS में 173 लोगों को करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया जाए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद उनकी पोस्ट प्रायोरिटी देखा जाए, और पोस्ट प्रायोरिटी देने के बाद उनकी जॉब दिया जाए।
मेडिकल जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार। अगर ऐसा हुआ तो सभी कैंडिडेटों को जॉब मिलेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कॉमर्शियल, एक कैंडिडेट मान लीजिए कि 13 पोस्ट प्रायोरिटी है, कोई कैंडिडेट एक ही भर दिया और उसको कैसे कॉल करेगा ये बता दीजिए आप। एक कैंडिडेट कॉमर्शियल अप्रेंटिस ही केवल भरा है और उसका कट ऑफ कॉमर्शियल अप्रेंटिस का 80 जाएगा और ट्रेन कलर का मान लीजिए 70 जाएगा और सीनियर कॉमर्शियल कलर का 60 जाएगा, तो इस कैंडिडेट को कॉल करेगा या नहीं करेगा? तो आप कहिएगा ना करेगा। तो ना करेगा तो फिर पोस्ट वाइज कट ऑफ की बारी आ जाएगी। पोस्ट वाइज कट ऑफ की बारी आ गई तो फिर कैंडिडेट जो नीचे लास्ट में आप जो बता रहे हैं कि टोटल इतने इतने कैंडिडेट को बुलाएगा, तो ये कैंडिडेट कैसे होंगे? तो ये कैंडिडेट कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाए जाएंगे? हर पोस्ट, हर प्रायोरिटी के अगेंस्ट सारा एवोल्यूशन करके किस कैटेगरी में कितने हैं, किस लेवल में कितने पोस्ट हैं, तब बुलाया जाएगा। यानी जो पहला ऑप्शन कह रहा है कि मेडिकल के बाद आपका पोस्ट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पोस्ट अलॉटमेंट होगा, वो हो रहा है गलत। सही क्या हो रहा है कि आपकी प्रोविजनल पोस्ट अलॉटमेंट, या कह सकते हैं कि आपकी जो कॉल आ रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो आपकी मेरिट पे आ रही है। यानी आपकी मेरिट बन गई है, बस उसमें चेंज कब हो सकता है? जब मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया नहीं, छोड़ दिया, बाद में आधी करा के छोड़ दिया, मेडिकल एग्जामिनेशन पूरा नहीं किया, या उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन में टेम्प्रोरी अनफिट या कुछ और कंडीशन आ गई, या और कंडीशन है जिसके कारण से वो पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाया, तब उसमें कुछ बदलाव होगा। जिनके स्थान पे जो कैंडिडेट आना है वो आएंगे। अगर यूआर का कट ऑफ कम होता है तो ओबीसी वाले भी यूआर में आ सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले, एससी एसटी वाले भी आ सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा माइनर चेंज होगा। यानी सिंपल सी कहें कि आपकी पोस्ट प्रायोरिटी जो इवोल्यूशन होना है आपकी, वो सारी अभी ही होगी। साइको टेस्ट भी देखा जाएगा, आपका टाइपिंग टेस्ट भी देखा जाएगा, पोस्ट प्रायोरिटी भी देखा जाएगा, आपने जो नंबर है आपका वो भी देखा जाएगा। फाइनल कर कर के एक एक कैंडिडेट को देखा जाएगा, जिसकी सारी बारे में एक एक डिटेल दी हुई रहेगी। तो अभी तक हमने दो बात कर लिया। पहला तो ये कि अगर टोटल कैंडिडेट कम्युनिटी बाई एक ही बार बुला लिया जाए और उन कैंडिडेटों को बाद में पोस्ट अलॉटमेंट किया जाए, तब तो ये पॉसिबल है। लेकिन इशू ये है कि जब पोस्ट प्रायोरिटी लोगों का दिया हुआ है, किसी का 1 पोस्ट प्रायोरिटी है, किसी का 12 है, किसी का 13 है, किसी का किसी लेवल में कम स्कोर है और किसी का लेवल 2 में 80 स्कोर है और लेवल 3 में 90 है और लेवल 5 में 70 है और लेवल 2 में या कुछ और में कुछ और स्कोर है, तो ऐसे कंडीशन में पूरे इन सारे कैंडिडेटों को एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डायरेक्ट बुलाना कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या किया जा रहा है? तो पोस्ट वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हर पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट जाएगा। जितने पोस्ट है, मान लीजिए कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का है तो NWR के लिए 82 कैंडिडेट यूआर से, 26 कैंडिडेट एससी से, 12 कैंडिडेट एसटी से, ओबीसी 50 और 17 कैंडिडेट आपका ईडब्ल्यूएस में है। जबकि यूआर में सब कैंडिडेट जा सकते हैं जब उनकी एलिजिबिलिटी रख सकते हैं सभी कम्युनिटी से। तब अब ऐसा हो रहा है, तब अगर मान लीजिए कि लेवल 6 वाला फेल हो गया, मान लिया कि उसे लेवल 6 फेल मिला, तो इसकी मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, हर की एक कुछ और होगी। जैसे मान लीजिए स्टेशन मास्टर का A2 है तो गुड्स गार्ड्स का भी आपका A2 है। लेकिन किसी जितने भी टाइपिंग पोस्ट वाले हैं, जितने भी टाइपिस्ट वाले पोस्ट हैं, इनका मेडिकल B2 या उससे नीचे या अलग अलग है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, अलग अलग है। तो मान लीजिए कि लेवल 6 में फेल कर गया स्टेशन मास्टर में, तो क्या उसको लेवल 5 में गुड गार्ड्स में दिया जाएगा? तो गुड गार्ड्स का भी A2 बन रहा है। लेकिन कहिएगा कि नहीं टाइपिस्ट वाला पोस्ट मिलेगा, तो पता चला गया कि वो टाइपिस्ट में ही फेल है, तब उसको क्या मिलेगा? तो फिर कहिएगा कि एक बिना टाइपिंग वाला पोस्ट मिलेगा, तो बिना टाइपिंग वाला पोस्ट में उसका कट ऑफ ही नहीं क्लियर हो रहा है, तब क्या होगा? फिर पता चला कि लेवल 3 में देखते हैं, तो 3 में बिना टाइपिंग वाला पोस्ट है, इसका कट ऑफ क्लियर है या नहीं क्लियर है, स्कोर सबका अलग अलग है। तो ऐसे अगर करते जाएं ऊपर से नीचे तक तो कितनी टाइम लगेगी? एक चीज़ अब मैं बताता हूं एग्जाम्पल देके। तो हम RRB बिलासपुर में पहुंचे हैं,
बिलासपुर में देखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिफिकेशन, ये एलपी टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, 7/6/2019 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस आ गई थी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल भी आ गया, जल्दी ही 7/6 को ही लग गया। शॉर्ट लिस्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर भी आ गया 11/6 को। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधे शेड्यूल में भी 14/6 को कुछ चेंज करके दिया गया। उसके बाद आपका सब कुछ आ गया। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने लगा। उसके बाद मेडिकल के एग्जामिनेशन की बात हो गई, प्रपोज इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रेलवे हॉस्पिटल मेडिकल के बारे है, तो इसको बाकी देखिएगा, एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें, देखिएगा तक पता चलेगा कि क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबको कहाँ कहाँ जाना है उसके बारे में लिखा है और कैसे कैसे जाना है क्या लिखा है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 7/6 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शुरुआत 11/6 12/6 को हो गई, लेकिन इसके बाद जो कैंडिडेटों का हाल हुआ उसके बाद देखिएगा क्या हो, एक एक करके मैं बताऊंगा। तो उसके बाद कैंडिडेट को पहला लिस्ट आई है मेडिकल अनफिट की, कब की, 1/8 की, जल्दी आ गया, 2 महीने में आ गया, 1.5 महीने में, ज़्यादा टाइम नहीं लिया। उसके बाद फिर देखिएगा, फिर मेडिकल अनलिस्ट आई लेके 9वें महीने में, फिर आपको मिलेगा आगे, फिर लिस्ट 2 मेडिकल एग्जामिनेशन आ गई 10वें महीने में। उसके बाद फिर आ गई कैंडिडेट की मेडिकल आगे वाला कंडीशन, एक बार और हॉस्पिटल से बाहर हुए, अनफिट हुए, तो यहाँ पे एक और आ गया 10वें महीने में। यानी अभी तक इन कैंडिडेटों का एक बार मेडिकल स्टेटस में फेल हुआ तो कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम लग गया। पहले तो उनका लिस्ट दिया जाता है, हॉस्पिटल से रिपोर्ट आएगी, हॉस्पिटल से रिपोर्ट 15 दिन में आरआरबी के पास आई, आरआरबी ने फिर उसकी लिस्ट समरी बनाई, 15-20 दिन वो लिए, फिर वेबसाइट पे डिस्प्ले करेंगे कि इनका मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं पूरा हो रहा है, इनका एक रेसेस नहीं पूरा हो रहा है। ऐसे करते करते इन्होंने एक मेडिकल, अगर लेवल 6 में आप कह रहे हैं कि लेवल 6 में मैं क्वालिफाई नहीं हो पा रहा हूँ, लेवल 5 में आना है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 3 मंथ लगेगा। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। फिर लेवल 5 में वो फिट है या नहीं है, तो कहिएगा लेवल 3 में ले जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसे 6 मंथ लगेगा। फिर वैसे ही 6 मंथ लगेगा, और लेवल 2 तक आते आते पूरे 1 ईयर लगेगा। और 1 ईयर में एक तो प्रोसेस है कि जितने लेवल में जाएगा वहाँ जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट है वो क्या उनको बाहर निकालेगा, तो हम कहेंगे किसी को बाहर नहीं निकालेगा। जितना 100 नंबर वाला अधिकार रखता है जॉब के लिए, उतना 80 वाला ही रखता है, बशर्ते वो कट ऑफ क्लियर कर रहा हो। तो कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं आएगा। तो ये मेडिकल वाला प्रोसेस क्या 3 ईयर तक आपका लेवल 6 से लेवल 4 तक, लेवल 4 से 2 तक करते करते 3-4 साल आगे तक प्रोसेस चलेगा, या 1 साल में भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी। तो आप इसको समझिए, टोटली ये डिफरेंस है। एनटीपीसी की एग्ज़ाम में आपको जितने भी लेवल एग्ज़ाम दिए हैं सबके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले चीज़ है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन की लिस्ट आएगी, उसमें से जो आपके सबसे बढ़िया पोस्ट प्रायोरिटी आपने दिया है, सबसे पहले नंबर पे दिया है, उसको पहले देखा जाएगा। पहला नहीं मिले तो दूसरे पे जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरे पे, तीसरा नहीं चौथे पे, चौथा नहीं 5वें पे, इसी तरह 13 तक जाएगा। और स्कोर उसी लेवल का यूज होगा, जैसे लेवल 6 में देखा जा रहा है तो लेवल 6 का स्कोर यूज होगा, लेवल 5 में देखा जाएगा तो आपका स्कोर लेवल 5 वाला देखा जाएगा। एक बार मैं इसको क्लियर कर दूं, अगर आपका लेवल 6 की एलिजिबिलिटी जब देखी जा रही है तो आपकी स्कोर जब रिजल्ट बनेगी वो लेवल 6 वाला स्कोर देखा जाएगा। जब लेवल 5 की बारी आएगी तो लेवल 5 का आपका स्कोर देखा जाएगा, 3 में 3 का, 2 में 2 का, और जैसे ही 4 में है उसी में 4 का देखा जाएगा। ना कि लेवल 6 वाला स्कोर आपका लेवल 5 में काम आएगा, ना 3 में आएगा, ना 2 में आएगा। यानी इस बार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एकदम बिल्कुल साफ साफ है, 1:1 रेशियो है। हर पोस्ट का एक कैंडिडेट, यहाँ पे अगर एसटी का एक कैंडिडेट है तो एक ही कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा, और वो कैंडिडेट डिफाइंड होगा, ना कि बाद में डिफाइंड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन का। थैंक यू, धन्यवाद।